1996 में एक घटना काफी सुर्खियां बटोरती है। क्यों सुर्खियां बटोरती है? क्योंकि उस घटना में एक लड़के की मृत्यु, जिसके पीछे कहते हैं कि एक भूत का हाथ होता है। अब यहाँ पर कानून इस बात को सोचकर तो इस केस को बंद नहीं कर सकता था कि इसके पीछे एक भूत का हाथ है, क्योंकि कानून अगर ऐसा कहेगा तो फिर आम जो जनता है उसके बीच में और कानून के बीच में क्या फर्क रहेगा। कानून इन चीजों पर भरोसा ही नहीं करता है। दोस्तों, कानून में भूत या चमत्कार या ऐसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। ब्रिटिश कानून जो हमारे देश में बना हुआ था, उसी के नक्शे कदम पर हम आज भी चल रहे हैं। लेकिन घटनाएं तो कुछ ऐसी होती रहती हैं जिनका रहस्य कोई भी नहीं सुलझा पाया है। अब ये घटना सुर्खियां क्यों बटोरती है? आसपास चर्चा होती है कि इस लड़के को किसी भूत ने मारा था और ये लड़का 12वीं क्लास का छात्र था। अभी तक ये बालिग भी नहीं हुआ था। काफी दर्द भरी घटना है। माँ का एक लौता बेटा होता है। क्या सच में ही कोई भूत ऐसा कर सकता है या फिर इसके पीछे कोई और राज थे? जब आपको बताऊंगी तो आप डर जाओगे, डर के हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है। आप, मेरी जो परिवार है वो इन चीजों को मानता है और जानता है और काफी गहराई से जानता है। मुझे इस बात का भी भरोसा है। तो आज एक ऐसा रोचक केस आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ जिसमें शायद कहीं ना कहीं माँ बाप तो टूट ही जाते हैं, लेकिन जो उस लड़के के दोस्त थे वो भी काफी टूट जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता, या ये हमारा और आपके दिमाग का भ्रम है। कहानी शुरू होती है हिमाचल से। हिमाचल में एक गांव होता है। दोस्तों, गांव का नाम नहीं बताऊंगी। यहाँ पर गांव होता है, कुछ रीजंस हैं, कुछ कारण हैं। उस गांव में स्कूल भी होता है। पहाड़ी इलाका था, तो वहां पर एक लड़का रहता है जिसका नाम अमन है। अमन अपने ही गांव में एक स्कूल में पढ़ता है। स्कूल में जब वो पढ़ता है तो यहाँ पर वो स्कूल 10वीं क्लास तक था। यहाँ पर अमन के कई दोस्त होते हैं उसी गांव के, लेकिन वहां पर ज्यादा पढ़ाई, कहते हैं ना कि 1996 से पहले की बात आप लगाइए, करीबन 2 साल पहले की बात, जब वो 10वीं क्लास कर रहा था, तो ज्यादा लोग पढ़ाई को इतनी ज्यादा महत्व भी नहीं दिया करते थे। आज से आप 1996 या 1980 में जाकर देखिए, सोचिए उस वक्त के बारे में, तो उस समय पढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं थी लोगों के बीच में जितना ज़्यादा आज पढ़ाई को तवज्जो दी जा रही है या पढ़ाई के ऊपर काम किया जा रहा है। तो मैं अब आपको अमन के बारे में बताती हूँ। अमन बिल्कुल, कहते हैं ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस तरह के ख्वाबों वाला था। जिस तरह से शाहरुख खान अपनी दुनिया में ही जीता था ना, उसी तरह से ये अमन जीता है। हालांकि इस फिल्म ने हमारे देश में लड़कियों के दिमाग में ये बात भर दी, जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाते हैं, इसमें ये बात भरती है कि आवारा लोफर किस्म का लड़का ही प्यार कर सकता है और एक अच्छे लड़के की तो यहाँ पर छवि दिखाई ही नहीं जाती है। मुझसे कहे बिन रहा नहीं जाता। जिस तरह से इस देश की सारी चीज़ों को बिगाड़ा गया है ना, उन्हें हम किसी भी तरह से सही नहीं कर सकते और हम ही उन्हें बढ़ावा देते हैं। अब ये ऐसे ख्वाबों और ख्यालों का था और इसे हमेशा एक उस जमाने में भी गर्लफ्रेंड का इंतजार था। दोस्तों, यहाँ पर इसकी 10वीं हो जाती है। पढ़ने में बिल्कुल होशियार नहीं था जो अमन था, बस धक्का पेल था कि हाँ भाई हो जाएगा, ठीक है, जैसा भी हूँ कर लूँगा। पिता शराब का सेवन करते हैं। शाम के वक्त पिता इसकी बहुत अच्छी खासी क्लास लेते हैं, लेकिन ये हमेशा ना, पिता ये चाहता था कि मेरा बेटा सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, बाहर पढ़ने भेजूंगा। लेकिन बेटा तो तभी पढ़ेगा ना जब उसका पढ़ने का मन होगा। लेकिन क्या करें भाई, फैमिली की सबकी अलग अलग सोच होती है। इसी तरह से इनका जीवन चल रहा था। 10वीं क्लास को ले देकर इसने पास कर लिया था, मतलब बहुत मुश्किल से इसने 10वीं क्लास को पास किया था। अब यहाँ पर 10वीं क्लास इसकी पास हो जाती है। 10वीं के बाद अब 11वीं क्लास का ऊपर स्कूल नहीं है जहां पर ये लोग रहते हैं। उसके लिए आपको पहाड़ से थोड़ा नीचे उतरकर जाना पड़ेगा। पहाड़ से जैसे आप नीचे उतरोगे तो दोस्तों, उधर साइड के लोगों को आप कभी भी देखना, उनका शरीर बिल्कुल मजबूत और चलने में वो बहुत फास्ट होते हैं। कभी भी उनके ऊपर फैट नहीं होता। बहुत कम लोग फैटी ले पाते हैं, वरना उनका शरीर बहुत स्लिम, पतला, दुबला और वो बहुत ही उनके अंदर कस पाया जाता है। यहाँ पर इसी तरह का अमन होता है।
अमन को स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है पहाड़ से नीचे। सुबह करीबन 1 घंटे का रास्ता अमन का था जब वो स्कूल जाया करता था। स्कूल 9 बजे का था तो अमन करीबन 7:30 बजे ही अपने घर से निकल जाया करता था। स्कूल के 2 रास्ते होते हैं, एक रास्ता जंगल को होकर गुजरता है और एक रास्ता सीधा, आप सीधे रास्ते पर जाते हो। जंगल से होकर जिस रास्ते से आप गुजरोगे वहां से आप जल्दी जा सकते हो, यानी करीबन 15 या 20 मिनट का फर्क उस रास्ते से पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर अमन की माँ ने कहा था कि सख्त मना किया था कि कभी भी उस जंगल के रास्ते से तुम नहीं गुजरोगे। तुम्हें पता है ना उस जंगल में कितनी डरावनी बात है। यहाँ पर जो अमन था, मैंने कहा कि वो ख्याली पुलाव पकाया करता था, बड़ा ही अपने आप में स्मार्ट बनने वाला, सुंदर बनने वाला, तो वो अपने माँ बाप की बातों पर ध्यान नहीं देता है। चलो ठीक है, उसने 1 साल अपने माँ बाप की बातों पर अमल भी किया। वो 1 साल तक उस रास्ते से बिल्कुल भी उसका उपयोग नहीं करता है। लेकिन अब हो गया वो 12वीं क्लास में। अब 12वीं क्लास में लोग, बच्चे और भी बड़े होते हैं, उनके फैसले खुद के होने लगते हैं। अमन आना जाना ऐसा ही चल रहा था। दोस्तों 12वीं क्लास में वहां उसने, बताओ, 1.5 साल तक, मतलब आधी 12वीं क्लास हो जाती है, बिल्कुल भी उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया। अब एक दिन वो अपने स्कूल में ही कुछ ऐसा व्यस्त हो जाता है तो सोचता है कि आज तो माँ मुझे डांटेंगी। रास्ते का उसे पता था लेकिन वहां पर अकेला नहीं जाया करता था, 2 लोग या 3 लोग एक दूसरे के साथ जाया करते थे, क्योंकि उस जंगल से बहुत कम लोग होकर गुजरा करते थे। वो भी तब गुजरा करते थे जब वो कई लोग साथ में हों कि भाई जल्दी जाना है, दिन का वक्त होता है। अमन अब दिन के वक्त, गर्मियों के दिन चल रहे थे और दोस्तों वहां पर तो पहाड़ी इलाका है। अब अमन उस रास्ते का इस्तेमाल करता है। जब उस रास्ते का इस्तेमाल करता है तो उस रास्ते से वो जा रहा था। पहल के दिन वो जाता है तो वहां पर वो थोड़ा सा डरा हुआ होता है कि माँ ने कहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं। तो वो देखता है, आज वो भली भांति बहुत अच्छे तरीके से अपने घर पहुंच गया और करीबन उसने 15 मिनट बचा लिए। वो कहता है कि माँ वैसे ही कह रही थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बच्चे हमेशा माँ बाप से फालतू सोचते हैं ना कि माँ बाप सही नहीं कह रहे, माँ बाप ये नहीं कह रहे, हमने ऐसा महसूस किया है। उन्हें हमेशा, क्योंकि उनका नया दिमाग होता है। अब वो वहां से गुजरता है, कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं मिला, मम्मी पापा को क्या पता कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। अब वो आध घंटे की नींद एक्स्ट्रा लेने लगता है। गर्लफ्रेंड ढूंढने की तलाश थी दोस्तों, वो उस रास्ते से अब स्कूल भी जाने लगता है। स्कूल चला जाता है तब भी उसे कोई नहीं मिलता है। अब उसका जो विश्वास था वो पक्का हो चुका था कि सब बकवास है, ऐसी चीजें कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, मेरी माँ वैसे ही कहती है, ये गांव के लोग। अब वो दिन के वक्त जब तीसरी बार उस जंगल से गुजरता है तभी वहां पर करीबन ऐसी होगी 17 से 16 साल की एक लड़की, बहुत ही अच्छे सूट और सलवार में वहां पर बैठी हुई होती है। सर पर एक कपड़ा बंधा हुआ होता है जैसे पहाड़ी लोग बांधे रखते हैं। यहाँ पर देखकर ये जो अमन होता है उसे एकदम हैरान हो जाता है। ऐसे हैरान नहीं होता है कि डरता है या कुछ करता है, वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि अमन के कदम रुक जाते हैं। अमन खड़ा होकर उस लड़की को देखने लगता है। अमन कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो? यहाँ तो कहते हैं कि भूत रहते हैं, कौन हो आप? चलो मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूं। वो लड़की अपनी मोटी मोटी आंखें ऊपर की तरफ करती है और कहती है कि मैं यहाँ पर अपने बाबा का इंतजार कर रही हूँ, मेरे बाबा आने वाले हैं, उनके साथ मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। लेकिन तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो? यहाँ पर तो कहते हैं कि यहाँ पर तो साया है, यहाँ पर तो भूत रहते हैं और तुम यहाँ से गुजर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तो यहाँ पर अमन मर्दानगी दिखाते हुए कहता है कि अरे अरे, डर किस बात का, मैं तो किसी चीज से नहीं डरता और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं बीते 3 दिन से यहीं से गुजर रहा हूँ और कई बार जा चुका हूँ, मुझे तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। हाँ, आज तुम जरूर दिखी हो, क्या तुम सच में ही डरावनी हो? तो यहाँ पर ये मुस्कुरा जाती है। मुस्कुराते हुए अमन के दिल पर ये एक गहरा प्रहार करती है। अमन खुश हो जाता है कि कितनी सुंदर मुस्कान है इसकी और अमन इसकी बातों में खो जाता है। ये लड़की कहती है कि तुम सही कह रहे हो, मैं तो डायन नहीं हूँ, यहाँ पर सब झूठी बातें फैलाते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हर रोज इसी वक्त अपने बाबा का इंतजार करती हूँ और हर रोज मैं यहीं पर बैठती हूँ क्योंकि मेरे बाबा मजदूरी कर कर मुझसे करीबन 1 घंटा बाद आते हैं।
अमन के दिमाग में आइडिया दौड़ने लगते हैं कि भाई अब तो मेरा इससे मिलना मिलाना होगा। अमन कहता है कि मैं भी यहाँ से रोज गुजरता हूँ, लेकिन और दिन तो तुम दिखाई नहीं दी। तो वो कहती है कि मैं बीते 3 दिन से आ नहीं रही थी, लेकिन मैं एक आधे दिन छुट्टी करती हूँ, वरना मैं रोज यहाँ पर 1-1.5 घंटे बैठती हूँ, यानी इस रास्ते पर। अब इन दोनों में बातचीत होने लगती है। अमन इस रास्ते पर आते वक्त उसे ही देखा करता। इन दोनों में धीरे धीरे बात होने लगती है और इन दोनों में धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ने लगता है। अमन कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, पूरे पहाड़ी इलाके में कोई लड़की तुम्हारे जितनी सुंदर नहीं है। तुम कितनी खूबसूरत हो यार, मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। 1 महीने तक इनकी मुलाकात चलती है। वो कहता है कि तुम्हारे घर में कौन है, तो यहाँ पर वो अपना नाम भी बताती है। कहती है कि मेरा नाम सुनैना है। वो कहता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। सुनैना कहती है कि मेरे घर में कोई भी नहीं है, मेरे बाबा हैं, वो भी कभी कभी 2 घंटे, और मेरे बाबा थोड़ा सा शराब का भी सेवन करते हैं। अमन कहता है कि बस मेरी और तुम्हारी जोड़ी तो ठीक जमेगी, मेरे बाबा भी शराब का सेवन करते हैं और मेरे बाबा भी ऐसे रहते हैं। दोस्तों, दूर दूर तक कहीं भी कोई बुरा साया या बुरी चीजें नजर नहीं आ रही थी, कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। अमन बहुत अच्छी अपनी जिंदगी उस लड़की के साथ बिता रहा था जिसका नाम सुनैना होता है। लेकिन अमन का पहाड़ के नीचे का एक दोस्त होता है जिससे वो सारी बातें अब शेयर करे बिना रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि जब भी कोई बच्चा किसी प्यार में या ऐसी चीजों में पड़ता है तो वो अपने दिल की भड़ास अक्सर अपने दोस्तों से निकाला करते हैं। अमन अपने दोस्त से कहता है कि भाटिया, मुझे ना एक लड़की पसंद आ गई है, मैं उस रास्ते से जाता हूँ और वहां पर वो लड़की मिलती है और उसका नाम सुनैना होता है। वो कहता है कि मैं सुनैना से बहुत प्यार करता हूँ। भाटिया, ये सारी बातें मैं तुझे ही बता रहा हूँ, मैं किसी को भी इन बातों को नहीं बताना चाहता। दोस्तों, इन बातों को सुनकर भाटिया थोड़ा सा डरा हो जाता है। कहता है उस जंगल के बारे में तो कहा जाता है कि वहां पर वैसी शक्तियां बहुत ज्यादा होती हैं, तुम वहां से क्यों गुजरते हो, तुम्हें डर नहीं लगता? वो कहता है कि सब पागल बनाते हैं। वो लड़की भी हंसती है और कहती है कि सब लोग बावले हैं जो इस बात के बारे में कहते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। भाटिया को टाल दिया था। अब यहाँ पर अमन जा रहा था। जाते जाते अमन लेट हो जाता है। घड़ी में टाइम देखता है कि अब मैं उस रास्ते से गुजरूंगा तो मुझे तो सुनैना नहीं मिलने वाली, उसके बाबा आकर उसे ले गए होंगे। यहाँ पर सुनैना से अमन ने शादी करने का और विवाह रचाने का वादा कर दिया था कि हम यहाँ से शहर जाएंगे और मैं तुम्हें इस दुख भरी जिंदगी से निकालूंगा, क्योंकि सुनैना को बहुत ज्यादा मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी। इस तरह से इनकी स्टोरी चलती है। अब वो सीधा रास्ते से जाता है। सड़क के रास्ते से होकर जैसे ही वो घर जाता है, घर जाकर वो मायूस और उदास हो जाता है। पिछले 1 महीने से अमन बहुत खुश दिख रहा था। उसके चेहरे की खुशी बयां करने योग्य थी। यहाँ पर माँ कहती है कि हमारा जो बेटा हमेशा उदास रहा करता था, जो कम पढ़ता था, आजकल वो बहुत खुश रहता है। पति से साझा करती है, लेकिन आज अमन उदास था। अमन की माँ कहती है कि बेटा तुम उदास क्यों हो? तो वो कहता है कि कुछ नहीं माँ, मैं आज उदास हूँ लेकिन कल मैं फिर खुश हो जाऊंगा। इसके बाद शाम होती है। शाम होने के बाद अमन खाना खाता है। खाना खाने के बाद अमन कहता है कि माँ अब मैं सोने जा रहा हूँ। अमन अपने कमरे में सो जाता है। कुल 2 कमरों का बेड मतलब घर था, थोड़ी सी जगह थी। अमन जैसे ही सोता है तो अमन सपने में पहुंचता है। दोस्तों, अमन सपने में देखता है कि वो स्कूल से आ रहा है और उसी रास्ते से जा रहा है। जब वो उसी रास्ते से जा रहा होता है तो वो अपने सपने में यहाँ पर सुनैना को देखता है। सुनैना पेड़ के ऊपर बैठी हुई है, उल्टे उसके पांव हैं और अमन उसे देखकर डर जाता है। अमन सपने में उससे घबराने लगता है। लेकिन सुमन, जैसे एक मूवी आती है ना, दिन तक दिन, जो एक मूवी थी जिसमें पेड़ पर एक भूत थी जो उल्टी चढ़ा करती थी, उसी तरह से सुनैना उससे उतरती है उल्टा। मतलब पैर चल रहे थे और आड़ी सी नीचे उतर रही थी। अमन घबरा रहा था। घबराता हुआ कहता है कि सुनैना देख, मुझे डरा मत, तो ऐसी क्यों है? इस रास्ते के बारे में कहा जाता था, लेकिन तुझे तो पता है ना मुझे बहुत डर लगता है। वो कहती है कि तू तो मर्द है, तुझे डर कहाँ लगता है? तू तो डरता ही नहीं है। कभी इस कान पर और कभी इस कान पर एक आवाज सी उसके कान पर आती है, फिर उसके पीछे हो जाती है। कभी पेड़ के पीछे से अमन तू मेरा है, इस तरह की वो वॉइस निकालती है। कहती है कि अमन अब तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा,
अमन, तुमने मुझसे शादी का वादा जो किया है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। वो कहता है कि डरा हुआ कि हाँ सुनैना, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन आज तुमने ये रूप क्या बना रखा है, मुझे तुम्हें देखकर डर लग रहा है, कहीं मैंने गलत जगह तो प्यार नहीं किया है। तो सुनैना गुस्से में आती है, गुस्से में आकर उसकी गर्दन को पकड़ लेती है, कहती है क्या तुम सच में ही मुझे पहचान रहे हो? मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, पहला ऐसा मर्द मुझे मिला है जो मेरे साथ रहने के लिए तैयार है। अमन, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकते, मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? वो इस सवाल के साथ एंड करती है, गला पकड़ा हुआ था और बार बार मुझसे क्यों मिलने नहीं आए, आखिर मुझसे क्यों नहीं मिले तुम? पूरे वक्त मैं तुम्हारा इंतजार करती रही, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और गर्दन को दबाने लगती है। अमन दबी सी आवाज में कहता है कि सुनैना, मैं किसी कारण बस तुमसे नहीं मिला था। तभी वो घबराता हुआ पसीनों में तरबदर उसकी आंखें खुलती हैं, देखता है अपने घर के कमरे में है, तो उसको राहत की सांस मिलती है कि मेरा सपना है, मैं तो सपने में ये सब कुछ देख रहा था। दूसरे दिन सुबह होती है, उसी जंगल के रास्ते से जाता है। जंगल के रास्ते जाने के बाद यहाँ पर स्कूल में पढ़ने लगता है। भाटिया उसके साथ बैठा हुआ था। तभी भाटिया कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसे हैं? वो कहता है कौन से निशान? वो कहता है कि ओरे, तुम्हारी गर्दन पर कैसा निशान है? अमन कहता है कि कौन सा निशान, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, हाँ मेरी गर्दन दुख जरूर रही है। उसके बाद जैसे ही अमन उस स्कूल में लगे हुए एक आईने के अंदर, खिड़की में जो कांच लगा हुआ होता है, उसके अंदर वो अपने आप को देखता है। दोस्तों, पहले उस तरह के कांच आया करते थे कि बाहर से काला और अंदर से आपको बाहर सब कुछ दिखाई देता है। वो जैसे ही अपनी गर्दन पर निशान देखता है, अमन के पैर पीछे हट जाते हैं। वो कहता है कि गड़बड़ हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। क्या भाटिया, ऐसा हो सकता है? मेरे सपने में सुनैना आई थी और सुनैना ने मेरी गर्दन को दबाया था और वो निशान सच में ही मेरे गले पर है, उसके नाखूनों के निशान मेरे यहाँ पर हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो डरने लगता है। भाटिया कहता है कि देख, तू शांत हो जा। भाटिया अपनी बोतल से उसे पानी पिलाता है और कहता है कि देख, घबराने की जरूरत नहीं है, तू ऐसा कर, उस रास्ते को ही छोड़ दे। वो कहता है कि यार, उस रास्ते को कैसे छोड़ दूं? सुनैना ने तो मुझे रात भी धमकी दी है सपने में, और वो काम जो सपने में हो रहा था वो सच में ही मेरे शरीर के साथ हो रहा था। दोस्तों, इतनी बातें भाटिया के और उसके साथ होती हैं। भाटिया कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तो उस जंगल के रास्ते से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, क्योंकि भाटिया नीचे का रहने वाला था। लेकिन भाटिया को तसल्ली नहीं थी। भाटिया खुद अमन को अपने साथ ले जाकर और खुद उसके घर छोड़कर आता है। घर छोड़ने के बाद घर वालों को कुछ भी पता नहीं होता है। अमन अपनी माँ की गोद में सर रखकर रोने लगता है, बहुत ज्यादा रोने लगता है। उसे ये नहीं पता था कि अब उसके साथ आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, आज अमन को सोने से भी डर लग रहा था। कौन सी प्रेमिका, कौन सा प्यार, सब कुछ एक तरफ धरा रह गया था जो उसने अपने साथ महसूस किया। अब अमन दोबारा सोता है। दोबारा सोने के बाद अमन अब वहीं पहुंच जाता है, उसी जंगल में जहां पर सुनैना उसे रोज मिला करती थी। सुनैना आज और भी गुस्से में थी, बहुत भयावह उसका चेहरा था। सुनैना कहती है तुम मेरी सच्चाई जान चुके हो, और एक अजीब सी हंसी हंसती है। कहती है कि तुम समझते हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? नहीं छोड़ सकती, बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। जब यहाँ पर ये बातें अमन सुनैना से सपने में कर रहा था तो वो रियल में इन बातों को कर रहा था, लेकिन माँ के लाख जगाने पर आंखों को नहीं खोल रहा था, घबरा रहा था, शरीर पर कुछ निशान बन रहे थे। माँ हैरान रह जाती है, घबरा जाती है। भाटिया को बुलाया जाता है। सबको पता था कि भाटिया इसका पक्का दोस्त है। अमन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अमन के साथ सपने में यहाँ पर जो सुनैना होती है मनचाहा व्यवहार कर रही थी, उसे धमकी दे रही थी, तो नहीं बचेगा। एक अजीब सी हंसती है, अमन क्या तू मुझे छोड़ सकता है? कभी वो अपने आप को बहुत खूबसूरत, इतनी सुंदर बना लेती है, कभी वो अपने आप को साड़ी में दिखाती है, कभी अपने आप को बाल खुले हुए मानो जैसे कोई अप्सरा उतर आई हो। यहाँ पर 6 दिन लग जाते हैं अमन को बेहोशी में। 6 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहता है। 6 दिन के बीच में यहाँ पर जो भाटिया होता है सारी बातें अमन के माँ बाप को बताता है।
अमन के माँ बाप को जैसे ही बातें पता चलती हैं, अमन के माँ बाप अपने बच्चे थे तो गुस्सा होते ही हैं। तभी वहां पर एक पहाड़ी पर एक बाबा रहते हैं, उसके पास जाते हैं। सारी मुसीबत उस बाबा को बताई जाती है। बाबा कहते हैं कि तुम्हारा बेटा उस चुड़ैल के साए में आ चुका है। मैं कोशिश कर सकता हूँ लेकिन मैं निवारण नहीं कर सकता। वो महिला काफी ताकतवर है, वो एक पुरुष को अपने साथ ले जाना चाहती है। मुझे डर है कहीं वो पुरुष आपका बेटा ना हो, कहीं वो व्यक्ति आपका बेटा ना हो। केवल एक इंसान उसे चाहिए और आपका बेटा वहां पर जाता था। यहाँ पर पुजारी ने बिना पूछे ही ये सब कुछ बता दिया था। कुछ ऐसी चीजें देते हैं, कहते हैं कि अमन के माथे पर लगानी है, सीने पर लगानी है, हाथों पर लगानी है। हॉस्पिटल में छठे दिन माँ बाप उस चीज को लेकर पहुंचते हैं और जैसे ही अमन के माथे पर और सीने पर वो चीजें लगाई जाती हैं, अमन होश में आ जाता है। अमन होश में आने के बाद अपनी माँ के गले लिपट लिपट कर रोता है। कहता है कि माँ मुझे कितने दिन हो गए। वो कहती है कि बेटा 6 दिन से तू है, मैंने कहा था ना उस रास्ते पर मत जाना। वो कहता है कि माँ 6 दिन मुझे पता है कैसे बीते हैं, वो मुझे साथ लेकर जाएगी, मैं उसका चुनिंदा मर्द हूँ माँ। तो महिला एकदम हैरान हो जाती है। जो बात बाबा ने कही वही बात ये लड़का मुझसे कह रहा है। एक माँ के सीने पर क्या बीती होगी। वो अपने बेटे को तुरंत हॉस्पिटल से उस बाबा के पास ले जाती है। पैरों में गिड़गिड़ाती है, बाबा मेरे बेटे को ठीक कर दो, डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही ये सब कुछ होता है तो बाबा चोटी से एड़ी तक का जोर लगा देता है। अमन ठीक होने लगा था, अमन के सपने बंद होने लगे थे, लेकिन कुछ दिन के लिए। यहाँ पर करीबन 15 दिन ही बीतते हैं। 15 दिन के बाद अमन अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन 15 दिन बाद जो माँ चैन की सांस लेती है, उसके बाद जैसे ही अमन अपने कमरे में जाकर सोता है दोस्तों सब कुछ नॉर्मल था। अमन का स्कूल जाना बंद कर दिया था, कैसे 12वीं के पेपर सब कुछ खत्म हो चुका था। अमन सोया हुआ रहता है। माँ हमेशा जगी रहा करती थी कि मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। इसके बाद जब देखती है सुबह होती है और उसकी माँ कब कब में उसकी आंखें लग गई। उसने 3 बार अपने बेटे को देखा था जब तक सही सलामत था, और उसके बाद जब माँ देखती है तो उसका बेटा झूल रहा था रस्सी पर। आप समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। यहाँ पर अमन इस दुनिया में नहीं रहा था। ये सदमा बर्दाश्त करने योग्य नहीं था। घर का इकलौता वारिस इस दुनिया से जा चुका था। भाटिया रो रो कर पागल हो जाता है। खबर पूरे अखबार में छप जाती है, पुलिस वहां पर आती है, शरीर का पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसमें भी अपने आप को ही इस दुनिया से दूर भेजने की खबर आती है। लेकिन माँ बाप कहते हैं हमारी बेटी को चुड़ैल ने मारा है, हमारे बेटे को एक राक्षसनी ने मारा है। दोस्तों कानून इस बात पर विश्वास नहीं करती है। उस समय पर 1996 की ये बात होती है। उस समय पर अखबार में ये खबर बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरती है। इस खबर पर बहुत सारे लोग अपनी तरह की राय रखते हैं, लेकिन एक माँ का बेटा, एक दोस्त का दोस्त और एक पिता का बेटा इस दुनिया से जा चुका था। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या उसको चुड़ैल लेकर गई? क्या वो अपने आप का शिकार हुआ था? क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्योंकि अमन के सिवा उस लड़की को किसी ने भी नहीं देखा था। दोस्तों यहाँ पर अखबार अपनी तरह से हेडलाइन लिखता है कि ऐसा नहीं होता आज के युग में, कहाँ पर भूत कहाँ पर क्या। लेकिन माँ बाप को पूरा विश्वास था कि हमारे बेटे ने खुद न किया। आखिर कोई माँ बाप तो अपने बेटे को वो बहुत प्यार करते थे। कभी भी अमन को टॉर्चर भी नहीं किया जाता था पढ़ाई को लेकर। हमेशा उसे पढ़ लिख, जो कुछ है हमारा तू ही है। ज्यादा डांटा भी नहीं जाता था कि कहीं रूठ कर चला ना जाए। तो आप सोचिए और बताइए कि उसके साथ क्या हुआ होगा। यहाँ पर सुनैना उसे अपने साथ ले जाती है, एक तरीके से यही नजर आ रहा है। उसका दोस्त भाटिया कहता है कि हाँ मेरा दोस्त एक ऐसे साए में गया है, पता नहीं उसकी आत्मा को शांति मिली होगी कि या नहीं होगी। इसके बाद माँ बाप ने तमाम ऐसी कोशिश की, भगवान का नाम जप, घर में बहुत सारी चीजें कराई अपने बेटे की आत्मा को शांति के लिए, क्योंकि एक साया उसे अपने साथ लेकर गया है, वो सही जगह पर तो लेकर नहीं गया होगा। तो दोस्तों इस पर आप क्या कहना चाहते हो? क्या ऐसा हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। काफी डरावनी स्टोरी है, जो भी आपकी राय है राय जरूर रखना। लेकिन कहते हैं साइंस ने भी माना है नेगेटिव एनर्जी होती है। तो आप इस पर कितना यकीन करते हो? अखबार में ये खबरें जरूर निकली थी, लेकिन कानून ने भरोसा इस पर नहीं किया था। आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ, क्योंकि आप मेरा परिवार हो और आपके नाम बहुत जरूरी हैं।
कैसे हो आप सभी? ठीक ठाक रहा कीजिए, अपने परिवार के साथ खुश रहा कीजिए, बच्चों पर ध्यान दीजिए, आपके बच्चे किसी गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं। कैसा भी रास्ता हो, गलत रास्ता हमेशा बच्चे को एक दुख और तकलीफ की तरफ ही लेकर जाता है। बच्चा अगर नशे में पड़ जाए तो माँ बाप की जिंदगी खराब, अगर बेटी अगर गलत संगत में पड़ जाए तो माँ बाप की जिंदगी खराब। जब बच्चे माँ बाप से एडवांस आपको समझने लगते हैं ना, अपने आप को, तो फिर वो गलत दिशा का चयन करते हैं। तो दोस्तों मेरी यही रिक्वेस्ट है, अपने परिवार को संभाल कर रखिए। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।